Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं लालचंद्र सिंह। नई तकनीक जब आती है तो कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, क्योंकि तकनीक के अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसका बेजा इस्तेमाल भी होता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से ऐसी ही चुनौतियां सामने आई हैं। ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी अपने नापाक मंसूबे के लिए करने लगे हैं। समय रहते इससे निपटने का उपाय बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसी को देखते हुए भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है और इधर जम्मू ड्रोन हमले की जांच NIA को सौंप दी है। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। चर्चा में हमारे साथ होंगे दो खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट जो बताती है कि इस मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हमले के बाद भी भारत की सीमा में पाकिस्तान की तरफ से दूसरे ड्रोन भी देखे गए हैं, जिस पर हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरबेस पर हुए हमले की जांच NIA को सौंप दी है। NIA ने जांच शुरू भी कर दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। जिस तरह से ये हमला किया गया है उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का इसमें सीधा हाथ है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। पहले भी ड्रोन के द्वारा AK-47 आना, ड्रग्स भिजाना, ऐसा ये चल रहा है। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ड्रोन हमले हो, जो भी हमले हो, उसको पूरा रोकने का, उसको फेस करने का हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, कोऑर्डिनेशन के साथ इसको फेस करेंगे। आर्मी, CRP, एयरफोर्स, BSF, NSG के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में GOC 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस LC पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, FIR लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। रक्षा मंत्रालय पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और सेना के अधिकारियों के साथ साथ जांच प्रगति पर भी मंत्रालय की निगाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना के बारे में उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात भी की थी। उधर भारत ने UN में आतंकवादियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा ने कहा है कि हमने सीमा पार हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों को देखा है। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू एयरबेस पर हुए हमले के बाद देश भर में संवेदनशील जगहों को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी हैं, उन्होंने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बल ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने उनसे खास बातचीत की है। ड्रोन हमले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी। सर, जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमला किस तरह से देख रहे हैं? ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। पहले भी ड्रोन के द्वारा AK-47 आना, ड्रग्स भिजाना, ऐसा ये चल रहा है। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ड्रोन हमले हो, जो भी हमले हो, उसको पूरा रोकने का, उसको फेस करने का हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, कोऑर्डिनेशन के साथ इसको फेस करेंगे। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। हम पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद देश में टेररिज्म एक्टिविटी कम हो गया, बम ब्लास्टिंग कम हो गया, कर्फ्यू नहीं है, कम्युनल क्लासेस नहीं है। ठीक तरीके से जनता सुरक्षा को देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। जो बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता था टेररिस्ट का, उसमें ऊपर रोक लगाया।
जो आमिनेशन आता था उसके ऊपर रोक लगाया, ठीक तरीके से काम चल रहा है, इसलिए कोई डरने का बात नहीं। पूरी जांच होगी कि कौन है इसके पीछे, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है इसकी। सरकार का सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, जो भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी को, एंटी नेशनल एक्टिविटी के पीछे जो है उसको पकड़ना चाहिए, उसको कल्प्रिट को देश के जनता के सामने रखना चाहिए। वो सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, वो काम करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो नई चुनौती है इसकी क्या क्या ख़ास बातें और अभी तक हुआ क्या क्या है, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस मामले में अभी तक हुआ है। ड्रोन हमला सुरक्षा की नई चुनौती बनी है, ये आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्रोन हमले का जो मामला है ये सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से ये सवाल उठे हैं और सुरक्षा बलों के लिए सामने एक नई चुनौती आई है, क्योंकि ये तकनीक के दुरुपयोग का मामला है। आतंकियों के द्वारा आतंकवादी संगठन करने लगे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस से होता था, जासूसी करने, विस्फोटक पहुंचाने और हमले में आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमा पार हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, जो कि चिंता की बात है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसी चिंता के मद्देनज़र आतंकियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया है। हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत भारत ने ये संयुक्त राष्ट्र में कहा है। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती तकनीक का दुरुपयोग गंभीर खतरा है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बीच एनआईए को इस मामले की जांच सौंप दी है और एनआईए अपना काम शुरू कर चुकी है। मामले की पड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। और हम आपको बता दें कि बीते रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था। हालांकि ये छोटा हमला था, धमाके के कारण एक इमारत की छत को मामूली क्षति हुई थी। लेकिन चिंता की एक और बात है कि हमले के बाद भी भारत की सीमा में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दिखा है और उनमें से एक को तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस ड्रोन को जब्त भी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान आपने देखा कि खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास विशेषज्ञ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे दोनों मेहमानों को। आलोक बंसल जी हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक बंसल जी। और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SA हसनैन साहब हैं, जो कि पूर्व GOC हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हसनैन साहब। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हसनैन साहब से ही शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि उनको तजुर्बा भी रहा है। हसनैन साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कितना बड़ा इसको ख़तरा माना जाए, कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए, क्योंकि सवाल ये है कि जिस तरह से आतंकी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, आज हर एक मन में यही सवाल है कि हम इससे कितनी जल्दी निपटने का सामान या निपटने की तकनीक तैयार कर सकते हैं। तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या देखते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत और धन्यवाद मुझे इसमें योगदान देने का आपके डिस्कशन में। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखिए इस तरह की जो हाइब्रिड लड़ाई होती है ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं है। आज जो कन्वेंशनल फौजें एक दूसरे के साथ लड़ती हैं ये एक हाइब्रिड लड़ाई है जो सालों चलती है। इसके अंदर ये ट्रांजिशन होता रहता है वक्त से वक्त, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजीज किस तरह से अवेलेबल हो गए जी। अब आप देखें तो एक वक्त था जबकि कार बॉम्ब बनाया गया था और कार बॉम्ब ने तबाही मचाई, इराक में बहुत तबाही मचाई, अफगानिस्तान में मचाई। आज तक कार बॉम्ब के खिलाफ आपके पास कोई हथियार नहीं मिला, कोई आला नहीं मिला है कि जो कार बॉम्ब को पहले से उसकी ढूंढ करके और उसको बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं मिला है। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं तो ऑब्वियसली चुनौतियां तो बढ़ती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो चुनौती है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये खासतौर पे एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि अभी तक तो आप देखते में आए हैं कि आईडी
या विस्फोटक चीजें जो हैं उनको जमीन के ऊपर, जमीन के रास्ते ही रखा जाता था। बड़ी उसमें भी बड़ी चुनौती होती थी, मगर अब आसान हो गया है कि आप हवाई के रास्ते के जरिए आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो ये इतवार को जो ये हुआ है, ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। जो टेररिस्ट चाहते थे कि ये मैसेज एक तरह से सरकार को पहुंचे, हमको पहुंचे, फौज को पहुंचे कि हम में भी देखिए ये काबिलियत आ गई है। और मैं तो समझता हूं कि अगर वो इतवार का वाकया वहां पर बंद होकर खत्म हो जाता तो मैं इसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता। मगर उसके बाद आपने देखा कि अगले दिन 2 और उसके बाद 3 और ड्रोन्स जो है वो साइट किए गए। तो ऑब्वियसली ये एक पैटर्न बन रहा है और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको अपनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इसके बारे में कॉग्निसेंट है, बिल्कुल, और टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए ऑलरेडी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसका, और रिसर्च वर्क इसके ऊपर बेहद हुआ है, ना सिर्फ मिलिट्री तौर पर कमर्शियल वर्ल्ड में बहुत हुआ है। और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भारत में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया भर में अगर आप ड्रोन्स देखें तो ज्यादातर गाजा में आप देखिए, सऊदी अरेबिया में अरामको की जो रिफाइनरी थी उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया था। मगर आखिर में सबसे अहमियत की चीज मैं समझता हूं कि जो आज भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जाकर खबर दी है, इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल, हम उस पर समझता हूं ये बहुत अहमियत रखती है और उस पर हम जरूर आएंगे। जी, उस पर हम आएंगे, जाकर ये खबर दी हसनैन साहब, उस पर हम आएंगे। आलोक बंसल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखिए, ख़ास तौर पर जिस तरह सीमा पार से इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और जो आज भारत ने जो किया है, संयुक्त राष्ट्र में मुद्दे को उठाया है, ये वक्त की ज़रूरत है कि देशों के साथ, सभी देशों के साथ मिलकर के इसको उठाया जाए और आतंकी पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में एक सहमति बने, देशों के बीच एक सहमति बने और एक नीति बनाकर इस खतरे से निपटने के लिए एक साझा प्रयास कर सकते हैं सभी देश मिलकर। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सारे देशों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आज ड्रोन का प्रयोग इस कदर व्यापक हो चुका है कि अगर आप किसी शादी में जाएं, ऐसी शादी नहीं हो सकती जिसमें ड्रोन ना उड़ रहा हो ऊपर। आप किसी क्रिकेट मैच में चले जाएं तो वहां ड्रोन उड़ रहा होगा। ड्रोन, यहां तक कि अब पिज्जा देने वाली कंपनियां भी अब ड्रोन के माध्यम से आपको पिज्जा डिलीवरी की बात कर रही है। जब इस तरीके का प्रोलिफरेशन हो और ड्रोन का जो साइज है, एक वो पिज्जा डिलीवर करने वाले ड्रोन से लेकर वो बड़ा ड्रोन जो 24 घंटे तक आसमान पे रहता है और जिससे मिसाइल लॉन्च होती है, ड्रोन हर तरीके का है। जितना छोटा ड्रोन होगा उसका डिटेक्शन उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो रडार में नहीं पिक होगा, किसी चीज में नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कि जो जम्मू जो वायु अड्डे पर जो हमला हुआ, ये स्लीपर सेल्स के द्वारा किया गया। क्योंकि जिस ड्रोन से हमला हुआ, अगर रात के 1:35 या 42 मिनट पे वो बॉर्डर के उस पार से आता, तो हमारे जो सिपाही हैं, वो जो सजग हैं, वो कितना भी साइलेंट होता, उनका पता लगना काफी संभावनाएं थी। तो ये उस एयरपोर्ट के पास से ही लॉन्च किया गया है और ऐसी जगह से लॉन्च किया गया है जहां से कि लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं दिख रही थी, और इसलिए उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करते ही वो रिलीज कर दिए एक्सप्लोजिव्स। और उनको नहीं पता था कि छत है, वो छत के ऊपर गिरा पहला वाला, और दूसरा जो है ओपन एरिया में गिरा, वहां वो सोच रहे थे हेलीकॉप्टर्स या वायुयान होंगे। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे जो सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, जो वायु अड्डे हैं, जो सेना के ठिकाने हैं, उसके अड़ोस पड़ोस पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिए। क्योंकि लाइन ऑफ साइट अगर होगी तो कल को ये ड्रोन और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और ये जो ड्रोन है, इनके ऊपर लाइसेंसिंग के ऊपर सरकार की पॉलिसी बन रही है, ये आवश्यक है। क्योंकि इन ड्रोन्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आप रोक नहीं सकते, इनको जैम किया जा सकता है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करते हैं वो कमर्शियल फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर आप उसको जैम करेंगे तो आपके मोबाइल फोन नहीं काम करेंगे, अन्य चीजें नहीं करेंगी, बाकी तो सिग्नल की चीज काम नहीं करेंगे। और ये मैं आता हूं, खतरा है, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इस तकनीकी मुद्दे पर भी बात करते हैं हसनैन साहब आपसे, क्योंकि ये एक जो भी देशवासी हैं जिन्होंने भी इस घटना के बारे में जाना है, उनके जहन में एक सवाल है कि आखिर इस तरह के ड्रोन पकड़ में क्यों नहीं आते? क्या इसलिए क्योंकि ये मेटल के यानी धातु के बने हुए नहीं हैं इसलिए पकड़ में नहीं आते, या इनका जो आकार है वो काफ़ी छोटा है
इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा? क्या मामला है और इससे कैसे निपट सकते हैं? क्या तकनीक में क्या सुधार करें जो कि ऐसे ड्रोन तुरंत पकड़ में आ जाए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल में आज एक निर्णय ले लिया गया है कि हम कुछ इजरायली इक्विपमेंट जो है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट, उसको जल्द से जल्द हम अक्वायर करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है। मगर ये कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि ड्रोन, जैसे बंसल साहब ने कहा कि अगर छोटे से छोटे ड्रोन हो, एक तो उनका फ्लाइट डिस्टेंस जो है 2, 3, 4 किलोमीटर हो, मतलब फ्लाइट पाथ बहुत छोटी हो और बहुत लो लेवल की हो, तो रेडार जो होते हैं, जो ये एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं, हमारे एयर रिसोर्स के ऊपर होते हैं, उनकी पकड़ में इस तरह के ड्रोन नहीं आ सकते। और इसके लिए आपको जो है सिर्फ विजुअल मीन्स, मतलब आंखों से देखकर, और उसके बाद अक्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एयर सेंट्रीज रखने पड़ेंगे, और रात के वक्त खास तौर पे जब बिना रोशनी के अगर ऐसा ड्रोन आए तो इसको डिटेक्ट करना ज्यादातर नामुमकिन ही हो जाता है। मगर आजकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इसका सिग्नेचर पकड़ सकती हैं, और ये टेक्नोलॉजीज हम अपनाएंगे। हमारे रिसर्च के अंदर है ये, और इनको अपना रहे हैं, और जल्द से जल्द अभी हम इंपोर्ट के तौर पर कुछ टेक्नोलॉजीज अभी हम ला रहे हैं अपने पास। मैं नहीं समझता हूं, थ्रेट ये बेशक बहुत बड़ी थ्रेट है, मगर इमीडिएटली मैं नहीं समझता हूं कि ये अपनाई जाएगी इस तरीके से, क्योंकि तहलका मचाना टेररिस्ट का काम होता है। वो तहलका उन्होंने कुछ हद तक बचा लिया है अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए कि देखिए हमें अभी भी काबिलियत है ये। मगर एक मैस स्केल के ऊपर स्वार्मिंग जिसको कहते हैं, तो झुंड के अंदर आना, स्वार्मिंग करके और ड्रोन्स को लाकर और तब किसी ऑब्जेक्टिव टारगेट के ऊपर हमला करना, मैं नहीं समझता हूं कि ये काबिलियत अभी इनमें आई है। पर इससे पहले कि ये आए, उससे पहले हमें सचेत हो जाना होगा। बिल्कुल। आलोक बंसल जी, इस मामले में अगर दुनिया के कुछ देशों की बात करें जिनके पास ड्रोन की तकनीक सबसे ज़्यादा विकसित कही जाती है, इजराइल का नाम लिया हसनैन साहब ने, तो मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया में इस तरह की तकनीक आज की दुनिया में उपलब्ध है कि ऐसे छोटे ड्रोन जिसमें कि धातु का, मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है, उनको भी पकड़ा जा सके और बिल्कुल पकड़ करके उनको नष्ट किया जा सके या उनको ट्रैप किया जा सके? क्योंकि एक बात और होती है कि ऐसे ड्रोन जिनमें मान लीजिए किसी तरह का कोई पेलोड है, चाहे वो छोटा ही पेलोड क्यों ना हो, उसको मार करके गिराना भी खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसको रिहायशी इलाके में गिराएंगे तो वहाँ नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या तकनीक है? कहीं दूसरे देश में कुछ उपलब्ध है इसके बारे में? देखिए, जहां तक सवाल ड्रोन को डिटेक्ट करने का है, कोई भी हाई डेफिनेशन रडार उसको डिटेक्ट करेगा, पर आप ये समझिए जितने छोटी चीज को डिटेक्ट करना उतना ज्यादा हाई डेफिनेशन रडार होना पड़ेगा, और उसकी फिर जो सीमा होती है, जो रेंज होती है, वो उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो आप कितने रडार्स लगा सकते हैं? आप उतने, जो आपके जो अभी जो आपकी वायु सीन, जो वायुमंडल है पूरे भारत का, वो कवर्ड है रेडार से, लेकिन वो हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अब जब छोटे छोटे ड्रोन्स को अगर आप करेंगे तो जितना छोटा होता चला जाएगा ड्रोन, इवेंचुअली आपको आंखों के ऊपर, इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है, तो उसके लिए क्या है, पॉइंट डिफेंस बड़ी आसान हो जाती है। उनको मालूम है कहां से ड्रोन आ रहे हैं, गाजा स्ट्रिप कहां है, वेस्ट बैंक कहां है, वो वहां पे सर्वेलेंस के लिए उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा रखा है जो सर्वेलेंस करता है। पर मुझे लगता है कि अब हमें वापस उस तरफ जाना पड़ेगा जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के तरह जब पहली बार वायुयान का प्रयोग हुआ था, तो लोग बैलून के साथ वायर्स उड़ाते थे जिससे कि हवाई जहाज उसमें टकरा जाए। तो अगर हमें इस तरीके से रोकना पड़ेगा तो हो सकता है हमारे जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनके चारों तरफ हमें इस तरीके के स्टील वायर्स या कुछ जो है बैलून के साथ फ्लाई करने पड़ेंगे, जिससे कि लो फ्लाइंग ड्रोन्स उसके अंदर ना आ पाए। तो इस तरीके की कुछ इनोवेटिव तैयारियां हमें अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो कल घटना हुई उससे बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो पेलोड उन्होंने गिराया वो कहीं पे भी गिराया जा सकता था, किसी भीड़ भाड़ वाली इलाके में गिराया जा सकता था। वही ड्रोन अगर किसी एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ पे आ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि एक कमर्शियल प्लेन के लिए एक बर्ड हिट भी हो जाए तो बड़ी भारी
इंसिडेंट होता है, अगर उसी ड्रोन को आप जो है एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ पे ले जाएं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास समय नहीं है इसके ऊपर फैसिलिटेट करने का। ये घटना पे अब हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल हसनैन साहब, एक हालांकि हमेशा जो जिसको कहते हैं ना कि जब हम कभी इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, तो एक बात हमेशा आती है, कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। यानी कि अगर आपको डिफेंस को दुरुस्त करना है तो आपको सिर्फ प्रतिक्रिया देने से काम नहीं चलेगा, आपको कभी कभार क्रिया भी करनी पड़ेगी और कभी कभार वो ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाले मामले को लागू करना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों से निपटने में क्या आप, क्योंकि उसमें रहे हैं, फोर्स में रहे हैं, आप तजुर्बेकार हैं, क्या उस नीति को भी लागू की जा सकती है? बेशक, मैं समझता हूं यही इसका असली जवाब है। क्योंकि अगर आप देखें उदाहरण, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में एयर स्ट्राइक हुई, दोनों से लेसन क्लियरली गए कि आप अगर हम पर करेंगे वार तो हम काउंटर आपको वार करेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के जवाबी हमला आप पर होगा। ये काबिलियत हमको पूरी अपनानी चाहिए और ये हमारे डॉक्ट्रिन के अंदर इसको शामिल करके और दुनिया को बताना चाहिए। बिल्कुल, यही मैं, ताकि सबको मालूम हो कि भारत जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिफेंसिव तौर पे नहीं इस्तेमाल करेगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करके डिफेंसिव तौर पे नहीं इस्तेमाल करेगा। हम पूरी काबिलियत डेवलप करके और उसको पार जाकर और मारने की काबिलियत डेवलप करें। ये डॉक्ट्रिन क्लियर हो जाना चाहिए जो भी हमको देखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, आपसे चलते चलते एक सवाल लेना चाहूँगा कि एनआईए को अब इस मामले की जांच सौंप दी गई है। एनआईए हम जानते हैं कितनी प्रोफेशनल एजेंसी है, अभी तक उन्होंने कई मामलों में कितना अच्छा काम किया है, हम सभी ने देखा है। तो एक सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपको भी एनआईए की जांच से पूरी उम्मीद है कि ये जो पूरा मामला है इसकी परतें खुलेंगी, पूरा पर्दाफाश होगा और उससे हमें अपने आगे की जो नीति है उसको बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि वो ड्रोन कहां से आया, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा यह विश्वास है कि फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं और हमें उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज उन्होंने जम्मू पे किया, कल किसी और जगह करेंगे, परसों किसी और जगह करेंगे। जब इस तरीके के ड्रोन उनके पास हैं तो उनका प्रयोग समय समय पर होता रहेगा और देश के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं। तो इसके साथ जो है एनआईए की जो वो है जांच है वो बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ देशवासियों को सजग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही नहीं, हर देशवासी को सजग होने की आवश्यकता है कि अगर आप कहीं ड्रोन देखते हैं तो आपको चिंता होनी चाहिए कि ये ड्रोन ऐसे कैसे आसमान में उड़ रहा है। जैसे आज हम लोग इस चीज को नॉर्मल लेते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहीं पर अगर हमें ड्रोन दिखता है जहां पे कि वो नहीं होना चाहिए तो हमें उसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। अगर इस देश के सभी नागरिक सजग रहेंगे तो हमारी सुरक्षा मुहैया रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते हसनैन साहब से भी एक छोटा सा कमेंट। हसनैन साहब, एनआईए से आपकी उम्मीद? देखिए, जहां तक एनआईए का सवाल है, मैं तो समझता हूँ 2008 से लेकर 2021 तक अगर भारत के अंदर आतंकवादी मेजर हमला नहीं हुआ, पठानकोट को छोड़ दीजिए, नगरोटा को छोड़ दीजिए, ये सब जम्मू कश्मीर के साथ संबंध रखते हैं, और बाकी भारत में देखिए तो कोई मेजर हमला नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ एनआईए ही जो अकेला मोर इंटेलिजेंस कम्युनिटी भारत की, उन्होंने आला दर्जे का काम किया है। और जब से एनआईए जुटी है 2017 से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेटवर्क्स, तब से देखिए किस तरह से फाइनेंशियल नेटवर्क्स, किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क्स, किस तरह से ड्रग नेटवर्क्स, सबको सबड्यू करके न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं कि एनआईए जो है इसकी जड़ तक पहुंचेगी। एकदम बिल्कुल यही उम्मीद है, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब और आलोक बंसल जी जुड़ने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ये ड्रोन हमले ने एक चुनौती तो दी है सुरक्षा बलों के सामने और सुरक्षा के लिए, लेकिन इन चुनौतियों से हम पार पा सकते हैं। सबसे पहले तो एनआईए इस मामले को पूरी तरह से जांच करेगी, पूरी तरह पर्दाफाश करेगी और हम तकनीक विकसित करें और जहां कहीं अगर ये तकनीक है दूसरे देशों में तो वहाँ से अपनी तकनीक को इसको लेकर के आएँ, लेकिन समय रहते ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उनमें
ये तकनीक जो नई तकनीक है इसका साथ उनको मिल रहा है और ये एक चुनौती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कोविड से संबंधित नियम है उसका ज़रूर पालन कीजिए, और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है और आप वैक्सीन लेने के योग्य हैं तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लीजिए, तभी तो कोविड से मुकाबला कर पाएंगे और उसको पूरी तरह से हरा पाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। Audio Jungle.